नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका निशाना इतना अचूक था कि वह हाथी के माथे के बीचों बीच गोली मारकर उसे ढेर कर देता था। वर्दी वालों से उसे इतनी नफरत थी कि बड़े बड़े अफसरों की गर्दन काटकर वह उससे फुटबॉल खेला करता था। वह इतना बेरहम था कि पकड़े जाने के डर से उसने अपनी बेटी का गला घोट दिया था। वह भी उस वक्त जब वह बेचारी माँ का दूध पीती थी। उसके पीछे कई थाने और कई शहरों की नहीं बल्कि 3 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी दोस्तों। सरकार उस पर 5 करोड़ का इनाम भी घोषित कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे कोई पकड़ नहीं पाया। अगर आप अब तक गैस नहीं कर पाए हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए मैं उसका नाम ही बता देता हूं। उसका नाम था कुख्यात चंदन तस्कर गैंगस्टर वीरप्पन। आज जानते हैं उसकी जिंदगी के वह अनजान सच जिसे दुनिया आज तक अनजान है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो वीरप्पन बहुत ही टैलेंटेड और भगवान में आस्था रखने वाले इंसानों में से था, लेकिन वह अपराध के ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। इसने तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में अपने अपराध की अलग ही दुनिया बना रखी थी दोस्तों, जहां का यह अकेला बेताज बादशाह था। जो इसकी तरफ होता था उसे वह इनाम देता था, लेकिन अगर इसे किसी पर शक हो जाए या इसे लगे कि कोई पुलिस के साथ मिला हुआ है तो यह उसे मार डालता था। तमिलनाडु के मूलाकांडू में 18 जनवरी 1992 को वीरप्पन का जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम कुंजू मुनि स्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन के पिता गोपीनाथन गांव में इसके साथ चरवाहे का काम करते थे। इसका फायदा यह हुआ कि वीरप्पन बचपन से ही जंगल के रास्ते जाना करता था और सभी रास्तों के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। उसे बचपन में मुलाकात नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। 18 साल की उम्र में वीरप्पन इंग्लिश हंटिंग करने वाली क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ गया। उसके अपराधों की शुरुआत उसके अपने एक रिश्तेदार के जरिए हुई, जिसका यह सहयोग किया करता था। सेवी गुड्डे नाम के वीरप्पन का रिलेटिव अपने समय का कुख्यात चंदन तस्कर था। वीरप्पन ने क्राइम की दुनिया में अपनी गाड़ी साल 1970 में स्टार्ट की और 1972 में पहली बार वह गिरफ्तार किया गया। वीरप्पन चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी किया करता था। इसके अपराध के रास्तों में जो भी आता था वह मारा जाता था दोस्तों। 17 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की थी और उसका पहला शिकार सरकार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति ही था दोस्तों। इसके अपराध का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बताया जाता है कि वीरप्पन ने लगभग 10,000 टन की लकड़ी की तस्करी की और उसे अवैध रूप से बेच दिया। इससे उसे अच्छी खासी इनकम भी हो रही थी। इतना ही नहीं, वीरप्पन का निशाना बहुत ही पक्का था। हाथी को देखकर उसके माथे पर निशाना लगाता था और हाथी के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था वीरप्पन। जब हाथी की मृत्यु हो जाती थी तो वीरप्पन उसके शरीर से हाथी के दांत निकाल लिया करता था। ये हाथी के दांत बहुत ही कीमती होते थे और बहुत ही महंगे बिकते थे दोस्तों। साल 1977 में वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर चिदम्बरम की तमिलनाडु में अपहरण करके हत्या भी कर दी थी। उसके बाद भारत सरकार की नजर में वीरप्पन आ गया था दोस्तों। उसने अपने पूरे क्राइम करियर में कुल 184 लोगों की हत्या की थी, जिनमें से 97 लोग पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी और ऑफिसर्स थे। वीरप्पन के गांव गोपीनाथन में भी इसके अत्याचार से कोई सुरक्षित नहीं था दोस्तों। यह अपने गांव के लोगों को भी मार दिया करता था, खासकर उन लोगों को जिस पर इसे शक हुआ करता था। अगर यह किसी इंसान को पुलिस वालों के साथ देख लिया करता था तो उसे भी मार दिया करता था। जितनी आसानी से लोगों की हत्या यह करता था, उतनी आसानी से बचकर जंगल से भाग निकलता था वीरप्पन। साल 1951 में वीरप्पन की शादी मुत्तुलक्ष्मी नाम की महिला से होती है। बताया जाता है कि अपनी लाइफ में वीरप्पन एक बार साल 1986 में जब उसे पुलिस ने बूढ़ीपाड़ा वन गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया था तो वह वहां से भी भाग निकला। कहते हैं कि भागने के लिए उसने अजीब तरकीब अपनाई थी। उसे हथकड़ी डालकर बिठाया गया था और उसने अधिकारियों से कहा कि उसके सर में दर्द हो रहा है, उसे तेल चाहिए सिर में लगाने के लिए। उसे तेल उपलब्ध कराया जाता है।
इसके बाद उसने तेल को अपने हाथों में, कलाइयों और सिर में लगा लिया। इसके बाद चिकनाई का सहारा लेकर उसने अपनी हथकड़ी को अपने हाथों से बाहर निकाल लिया और वहां से भाग निकला। यह घटना 9 अप्रैल सन 1993 की है दोस्तों, जब 2 बसों में पुलिस के लगभग 22 जवान वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकले। लेकिन जंगल में जैसे ही पुलिस की बसें एक खास जगह पर पहुंची, एक भयंकर लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ और बसों के साथ साथ उसमें मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। बताया जाता है कि वीरप्पन की बहन माला ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी हत्या का बदला लेने के लिए उसने वन रक्षक पांडे पल्ले श्रीनिवासन का सर धड़ से अलग कर दिया था। एक जानकारी के मुताबिक कवि वीरप्पन के गिरोह में लगभग 100 आदमी हुआ करते थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई में धीरे धीरे करके उसके साथियों को मारा जाने लगा। आगे चलकर उसके साथियों की संख्या केवल 40 रह गई। जंगल वीरप्पन का घर था और जंगल में रहने वाले लोग पुलिस के खिलाफ वीरप्पन की मुखबिरी किया करते थे। इसके साथ ही मामला 3 राज्यों के बीच था, जो आपस में इस बात को लेकर झगड़ा किया करते थे कि बिना इजाजत के आप हमारे इलाके में कैसे आए। इन तमाम बातों का फायदा उठाकर वीरप्पन भाग जाया करता था। अगर कर्नाटक की पुलिस उसे परेशान करती थी तो वह तमिलनाडु के जंगलों में भाग जाता था, और तमिलनाडु की पुलिस अगर उसे परेशान करती थी केरल के जंगलों में भाग जाया करता था। इसका नुकसान पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ सरकार को भी उठाना पड़ता था। आगे चलकर एक ज्वाइंट फोर्स का गठन किया जाता है। एसटीएफ के तौर पर गठित इस पुलिस फोर्स को भी वीरप्पन ने बहुत परेशान किया। साल 2004 में उसने दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म स्टार राजकुमार का अपहरण कर लिया और उसके बाद उसने सरकार से सौदेबाजी की। उसने राजकुमार को अपने साथ करीब 108 दिन तक रखा। वहां की स्थानीय पत्रिका लकीर के आर गोपाल ने सरकार से वीरप्पन के बीच में सौदा किया। आखिरकार तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को उसके आगे झुकना पड़ा और उसकी मांगों को मानते हुए वीरप्पन को उस समय सरकार ने 50 करोड़ रुपए अभिनेता राजकुमार को छुड़ाने के लिए दिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वीरप्पन की छवि अपने गांव में रॉबिन हुड की तरह थी, जो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद किया करता था। कहते हैं कि वीरप्पन ने अपने काले कारनामों से अरबों रुपए की दौलत भी बटोरी। चंदन लकड़ी की तस्करी के अलावा हाथी दांत का व्यापार, किडनैपिंग, हत्या जैसे कई मामलों में पुलिस उसे लंबे समय से तलाश कर रही थी। साल 2004 में स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे आईपीएस विजय कुमार ने संभाला। उन्होंने वीरप्पन को मारने की तैयारी शुरू कर दी थी दोस्तों। उन्होंने अपने कुछ आदमी वीरप्पन के गिरोह में फिट कर दिए, जो उसके मूवमेंट की इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंचाया करते थे। घटना 18 अक्टूबर साल 2004 की है, जब तमिलनाडु के एसटीएफ ऑफिसर धर्मपुर जिले के पेपरपट्टी गांव के पास वीरप्पन का इंतजार कर रहे थे। वीरप्पन की आंख में परेशानी थी और वो अपनी आंख के इलाज के लिए जिस एम्बुलेंस में जा रहा था, उस एम्बुलेंस को एक पुलिस का आदमी चला रहा था, जिसे पुलिस ने वीरप्पन के गिरोह में सेट करके रखा हुआ था। पुलिस ने जिस जगह एम्बुश लगा रखी थी, जैसे ही वहां एम्बुलेंस पहुंची, उसका ड्राइवर कूदकर भाग गया। यह देखकर वीरप्पन को कुछ शक हुआ, लेकिन इसके पहले वह कुछ कर पाता लगातार फायरिंग शुरू हो गई। बताया जाता है कि कुल 350 राउंड की फायरिंग हुई। इसमें से 3 गोलियां वीरप्पन को भी लगी, जिसमें से एक गोली उसके सर में लगी, दूसरी गोली उसकी आंख में लगी, जिसकी वजह से वीरप्पन की डेड बॉडी में एक आंख की जगह एक गड्ढा हो गया। एम्बुलेंस में बैठे वीरप्पन के 3 साथियों को भी मारा गया। इसके साथ ही इन सभी को एम्बुलेंस में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया दोस्तों। इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद अधिकारियों की जान में जान आई। वीरप्पन के एनकाउंटर के इस ऑपरेशन को कोकुन नाम दिया गया। गांव के लोगों ने वीरप्पन की मृत्यु को एक शैतान की मृत्यु के रूप में याद रखा, क्योंकि उसकी मृत्यु का समाचार सुनते ही उसके गांव गोपीनाथन में हर्षोल्लास और उत्सव मनाया गया। वीरप्पन की मृत्यु के बाद उसके गांव को कर्नाटक राज्य ने वन विभाग और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे उसके गांव मुल्लापुर में दफनाया गया, जहां उसके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे।
आईपीएस विजय कुमार ने वीरप्पन के एनकाउंटर की खबर जब तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता जी को दी तो उन्होंने भी इस अपराधी की मृत्यु पर राहत की सांस ली। दोस्तों, मेरे को यकीन है कुख्यात चंदन तस्कर गैंगस्टर वीरप्पन की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे को कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ मैं ये स्टोरी यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी ये स्टोरी आपको कुछ नॉलेज दे के गई हो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।